नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। रैगांव से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी आगे चल रही हैं। प्रतिमा बागरी 219 वोटों से आगे हैं। खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल 3937 वोटों से आगे हैं। पृथ्वीपुर में भी यही कमोबेश हाल है। बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। शिशुपाल यादव 429 वोटों से आगे चल रहे हैं। जोबट से बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत 1590 वोटों से आगे चल रही हैं। तो चारों सीटों पर बीजेपी शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए है। उपचुनाव के आज नतीजे आने हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है और चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त शुरुआती रुझानों में साफ दिखाई दे रही है। शिशुपाल यादव जो पृथ्वीपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं। रैगांव से कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा, जी हां, यहां उलटफेर है। कल्पना वर्मा जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं रैगांव से, वो आगे चल रही हैं। पृथ्वीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। शिशुपाल यादव 429 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये मतगणना स्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई थी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती हुई और डाक मतपत्रों की गिनती के बाद के ये रुझान आपके सामने है। ऋषि पांडे जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, क्या कहेंगे? जो शुरुआती रुझान है, डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले हुई और शायद उन्हीं मतपत्रों की गिनती के बाद के जो रुझान है उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चरण दर चरण मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो उतार चढ़ाव कई देखने को मिलेंगे। क्या कहेंगे जी? ये सिर्फ डाक मतपत्र ही नहीं है, कहीं कहीं पे राउंड भी शुरू हो गए हैं। जी जी। और जैसे हम जोबट का देख रहे हैं, जोबट में बीजेपी की एक ठीक ठाक लीड बढ़ती जा रही है। और जरूर हम रैगांव और पृथ्वीपुर में ये मान सकते हैं कि वहाँ डाक मतपत्रों का भी एक है और कहीं कहीं कुछ जगह ईवीएम भी खुल चुकी है। अभी तक 3 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। जो मेरी जानकारी है, रैगांव सीट पर 3 राउंड पूरे हो चुके हैं और वहाँ बहुत कांटे की टक्कर होती जा रही है। शुरुआत में जो बीजेपी को एक बढ़त हासिल थी, वो बढ़त थोड़ी कम हुई है और बिल्कुल नेक टू नेक मामला आ गया है प्रतिमा बागरी और कांग्रेस की कल्पना वर्मा के बीच। यही जोबट जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, जोबट का जो परिणाम है, वो जोबट में जो हाल फिलहाल जो स्थिति चल रही है वो जरूर चौंकाने वाली, क्योंकि जोबट में शुरू से कांग्रेस का एक अच्छा होल्ड रहा है। और तो ये भी एक विषय सोचने का है कि जो सुलोचना रावत जो बीजेपी की कैंडिडेट से खड़ी रही है, वो जोबट की पूर्व विधायक रही है कांग्रेस से, दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री भी रही है। तो उनका भी कोई न कोई वोट रहा है जो कि बीजेपी के लिए शिफ्ट हुआ है। और निश्चित तौर पे वही दिक्कत हो रही है। कांग्रेस के जो महेश पटेल है, वो मूल रूप से जोबट को बिलोंग नहीं करते हैं। वो उनकी सीट, उनके परिवार की जो सीट, उनके पिताजी या उनके भाई वो अलीराजपुर विधानसभा से लड़ते रहे और अभी भी अलीराजपुर से उनके एक भाई विधायक हैं। तो ये जरूर जोबट का एक थोड़ा भी देखना पड़ेगा, जोबट पे नजर रखना पड़ेगी हमको। तीसरी सीट है खंडवा लोकसभा, सबसे महत्वपूर्ण है। और खंडवा में बीजेपी की लीड अभी तक की जो दिख रही है वो ठीक ठाक दिख रही है। और सभी जगह से एक पंधाना को छोड़कर सारी जो विधानसभा के जो सेगमेंट है लोकसभा सीट के अंतर्गत जो आते हैं, सभी जगहों पर कांग्रेस पिछड़ रही है और बीजेपी काफी अच्छी स्थिति में आ रही है। पृथ्वीपुर का जो गणित है, पृथ्वीपुर में हाल फिलहाल बीजेपी आगे है। क्योंकि पृथ्वीपुर को लेके शुरू से माना जा रहा है कि पृथ्वीपुर पे बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी कमजोर रहेगी। लेकिन वहाँ यदि पहले राउंड में या डाक मतपत्रों में ही कांग्रेस पिछड़ रही है और यदि इसको कितना मेंटेन कर पाते हैं वहाँ के शिशुपाल सिंह, ये देखने वाली बात है। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? ऋषि जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जोबट में जिस तरह की जमावट बीजेपी ने की है उसी का असर है। और जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे कि सुलोचना रावत जो कांग्रेस में रही और कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुई और उनका जो पूरा परिवार है, जैसा बताया जाता है कि 50 सालों से कांग्रेस के प्रति ही समर्पित रहा है, तो उनका जो व्यक्तिगत वोट है या उनके जो समर्थक हैं वो भी निश्चित तौर पर उनके बीजेपी में आने से उन्होंने भी पाला बदला ही होगा और उसका असर सीधा सीधा जो है
दिखाई दे भी रहा है, क्या कहेंगे? तो बिल्कुल वही मैंने कहा कि क्योंकि जोगट पे सुलोचना रावत के बाद कांग्रेस ने कलावती भूरिया को टिकट दिया, और कलावती भूरिया पिछली बार विधायक थी। वो कलावती भूरिया कांतिलाल भूरिया के परिवार से आती है, उनकी भतीजी थी वो, और कोविड के चलते उनका दुखद निधन हो गया। उसी के बाद ये उपचुनाव की नौबत आई, क्योंकि सुलोचना रावत के ससुर इस सीट से पहले से विधायक रहते आए हैं, और 2 बार से 3 बार सुलोचना रावत स्वयं वहाँ की विधायक रही है। दिग्विजय सिंह सरकार में नर्मदा घाटी विकास की राज्य मंत्री थी, तो उनका अपना एक होल्ड है, अपना उनका क्षेत्र में पकड़ है, उनकी पहचान है गांव-गांव पल्लियों तक। इसलिए बीजेपी को वहाँ पे थोड़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि झाबुआ एक ऐसा जिला है जहाँ पे बीजेपी का अपना कोई बहुत मजबूत नेटवर्क नहीं रहा है। झाबुआ शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है, और झाबुआ आदिवासी बेल्ट में बीजेपी को पहली बड़ी सफलता मिली थी सांसद के रूप में दिलीप सिंह भूरिया, जो कि स्वयं कांग्रेस से ही आए थे, और दिलीप सिंह भूरिया ने ये सीट कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में की थी। उस समय जब चुनाव हुए थे विधानसभा, तब बीजेपी को 2 से 3 विधानसभा सीटें मिली थी झाबुआ जिले में। तो ये एक परिवर्तन था, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। 2003 में बीजेपी का पहली बार कोई विधायक झाबुआ जिले से जीत के आया था। तो दिग्विजय सिंह ने भी, जब आपको ध्यान होगा कि उस समय जब उपचुनाव 2003 में जब चुनाव के नतीजे आना शुरू हुए, कुछ समय तक दिग्विजय सिंह घर के बाहर नहीं निकले थे, लेकिन जब उनको पता लगा कि झाबुआ में भी बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसके बाद उन्होंने आके अपनी हार स्वीकार की थी। उन्होंने, हम उस समय इसको कवर कर रहे थे चुनाव को, तो उन्होंने बाहर आके यही कहा था कि मैं अभी तक पक्का था कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ये झाबुआ के रुझान मुझे मिले कि झाबुआ में भी बीजेपी आगे है, तब मुझे लग गया कांग्रेस का सब तरफ से सफाया हो रहा है। गौर करने वाली यह है कि इस चुनाव में भले ही ये उपचुनाव है और इनकी जीत और हार से बहुत ज्यादा फर्क सत्ता पक्ष को नहीं पड़ने वाला, बावजूद इसके पूरी ताकत झोंकी गई। भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बहुत उपलब्धियां थी। 15 साल का उनका पिछला कार्यकाल, उसके बाद 2018 के बाद जो 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद फिर सत्ता में बीजेपी का आना और तमाम तरह की घोषणाएं करना, ये तमाम चीजें जो थी उनको लेकर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी गई। और कांग्रेस के पास इसके उलट जो है 15 महीने की ऐसी कोई बहुत विशेष उपलब्धियां थी नहीं जो जनता के पास ले जाते। लिहाजा सरकार की नाकामयाबियां जो है उन्होंने वो गिनाने में ही ज्यादा प्रचार में किया ऐसा, और महंगाई जैसे मुद्दे भी उन्होंने प्रमुखता से उठाए। लेकिन बीजेपी का एक कंफर्ट जोन में होने के बावजूद भी इतना ताबड़तोड़ प्रचार और इतनी पूरी ताकत झोंक देना किस तरह से देखते हैं ऋषि जी? कि कांग्रेस की जो मैं फेलियर मान रहा हूँ, वो सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई। कांग्रेस यदि इस महंगाई की इशू को ही ढंग से पेश कराती, विधानसभा सीटों पर लेके जाती कांग्रेस, क्योंकि एक आम आदमी इस समय कब महंगाई से परेशान है। पेट्रोल डीजल के उत्पाद से लेके हर चीजों में जो महंगाई जो बढ़ी है, उसको यदि कांग्रेस ढंग से पेश कर पाती और मतदाताओं के दिलों में ये बात उतार देती कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो शायद कांग्रेस उसको इन परिणामों को बदल सकती थी। दूसरा रहा कि कांग्रेस में प्रचार को लेकर वो एकजुटता का अभाव था, जो बीजेपी में हमें जो देखने को मिला। ये बीजेपी बहुत ही यूनाइटेड तरीके से चुनाव लड़ी। सारे केंद्रीय मंत्री उनके थे, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम जिन मंत्रियों की ड्यूटी चारों क्षेत्रों में जो लगाई थी, वो सारे लोग ईमानदारी से काम करते रहे। दूसरी तरफ हम कांग्रेस में देखते हैं पूरी चुनाव की कमान कमलनाथ जी के हाथ में थी। दिग्विजय सिंह 1-2 सीटों पर गए, खंडवा में गए और एक बारी वो घूम के आ गए। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की और बीजेपी की जो चुनावी रणनीति थी, जो चुनावी जो जमावट थी, उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क नजर आ रहा था। और जो कैंडिडेट के स्तर पर भी देखा जाए तो जो जोगट का जो कैंडिडेट था, जोगट के कैंडिडेट का बड़ा विरोध था, क्योंकि जोगट वाले चाहते थे कि स्थानीय व्यक्ति को ही वहाँ टिकट मिले, जबकि बीजेपी पर यदि जोगट का चुनाव अभी तक परिणाम आए नहीं है, हम बहुत शुरुआती दौर में बातचीत कर रहे हैं, यदि कल को जोगट का चुनाव सुलोचना रावत के पक्ष में जाता है तो ये बीजेपी कांग्रेस के लिए एक और झटका इसलिए होगा, क्योंकि जो एक दल बदल और जो आयाराम गयाराम वाले जो सिद्धांत को बीजेपी कांग्रेस बहुत हाईलाइट करती है, उसके बावजूद एक उनकी कैंडिडेट वहाँ बीजेपी में जाकर चुनाव जीत जाती। तो ये कांग्रेस के लिए इंट्रोस्पेक्शन का समय रहेगा, क्योंकि 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होना है।
देखा जाए तो काम करने के लिए 1 ही साल का समय बचा है। 1 साल तो चुनावी तैयारियों में बीत जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी अपने स्तर पर आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा कि उससे बार बार चूक क्यों हो रही है। क्योंकि अब 1 बार की चूक हो सकती है, 2 बार की चूक हो सकती है, चूक का एक सिलसिला बनता जा रहा है। तो अभी 28 जो बाई इलेक्शन में उसमें हमने देखा कांग्रेस चाहती तो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकती थी, मतदाता के मन तक वो घुस सकती थी कि ये किस तरीके से बीजेपी ने तोड़फोड़ की, पर वो कुछ नहीं कर पाई। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज कांग्रेस के पास सीट बचाने की संकट आ रहा है। कुल मिलाकर ऋषि जी देखा जाए तो 2018 में जनता ने खुद मौका दिया कांग्रेस को, और कांग्रेस ने भले ही कम अंतरों से लेकिन सरकार बनाई। लेकिन आपसी गुटबाजी, मनभेद, मतभेद, ये तमाम जो चीजें हैं इससे उभर पाए थे थोड़ा बहुत, तो 2018 में फायदा मिला, लेकिन फिर वही सब कुछ परिपाटी शुरू हो गई, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं हर बार कांग्रेस को उठाना पड़ता है। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में कमोबेश स्थितियां कांग्रेस की कुछ इसी तरह से हैं, तो एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन अभी शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे जिस तरह से चरण दर चरण मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ऋषि जी, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी इस बीच देखने को मिलेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि ये चुनाव के परिणाम चाहे किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन बहुत कुछ दशा और दिशा आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति में तय कर सकते हैं, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव भी होना है, नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, तमाम चीजें हैं। तो किस तरह से देखेंगे? जी मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस की बहुत चुनौती का समय है। अगला ये जो साल आने वाला है 2022 का, इसमें नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव, उसके बाद जो चुनाव 2022 का चुनाव आना है उसमें विधानसभा के चुनाव होना है, और 23 में विधानसभा चुनाव होना है, और 24 में लोकसभा का चुनाव होना है। तो लगातार चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये उपचुनाव के साथ वो नारियल